बहुत स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे प्रियोरिटी शेड्यूलिंग। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में तीसरा लेक्चर है सीपीयू शेड्यूलिंग की सीरीज में। और यहाँ पे सीधे बात करते हैं प्रियोरिटी शेड्यूलिंग में क्या होता है। प्रियोरिटी शेड्यूलिंग में जैसा कि आप देख चुके हो, एफसीएफएस देख चुके हो, एसजेएफ और राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से प्रोसेस को हम शेड्यूल करते हैं। प्रोसेस शेड्यूलिंग करने के लिए प्रियोरिटी शेड्यूलिंग में एक प्रियोरिटी प्रोसेस के लिए एक प्रियोरिटी फिक्स कर दी जाती है और यहाँ पर जो भी प्रोसेस आएगी वो इस प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग उसको प्रोसेस किया जाएगा। बट देखने वाली बात यह है और मेन बात इसमें फंक्शन यह है कि जो भी पहली प्रोसेस है, जो भी फर्स्ट प्रोसेस होगी, वो प्रोसेस के लिए प्रियोरिटी अलाउड नहीं होगी। मतलब एट टाइम टी इक्वल टू 0 पे P1 आ रहा है तो इसको हम एज इट इज रख देंगे। यहाँ पे पहली प्रोसेस के केस में प्रियोरिटी तभी अप्लाई करेंगे जब यहाँ पे अराइवल टाइम सेम होगा। अगर अराइवल टाइम अलग है तो यहाँ पे प्रियोरिटी हम फर्स्ट प्रोसेस के लिए कोई प्रियोरिटी नहीं देखेंगे, अराइवल टाइम पे देखेंगे और उसके बाद हम प्रियोरिटी अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होता है, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपके। पहला तो ये जो प्रियोरिटी है, ये प्रियोरिटी यहाँ पे रहेगी। ये अब इसमें से हाई प्रियोरिटी कौन सी है, हाई प्रियोरिटी हम यहाँ पे गिवन रहेगी कि कौन सा नंबर हाई वैल्यू हाई प्रियोरिटी को डिनोट कर रहा है। जैसे मैं इस एग्जाम्पल में ये मान के चल रहा हूँ कि हायर द नंबर विल हायर द प्रियोरिटी, मीन्स जो वैल्यू हाई है ये हाई प्रियोरिटी की है, मतलब जो नंबर बड़ा है उसकी प्रियोरिटी ज़्यादा है, हम ये मान के चलना है। तो आइए इस न्यूमेरिकल को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व किया जाना है। सबसे पहले हमें वैसे ही जो भी प्रोसेस शेड्यूलिंग के हमने जितने भी न्यूमेरिकल किए हम गैंट चार्ट बनाते हैं। गैंट चार्ट बनाने के बाद हम कंप्लीशन टाइम लिखते हैं और फिर हम उसमें टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम निकालते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम फिर से यहाँ पे बनाएंगे गैंट चार्ट। ये मेरा गैंट चार्ट बन रहा है। गैंट चार्ट में सबसे पहले कौन सी प्रोसेस आई है, सबसे पहले जो प्रोसेस आई है वो है प्रोसेस P1। प्रोसेस P1 का अराइवल टाइम देखा गया, फर्स्ट प्रोसेस का अराइवल टाइम देखा जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग प्रोसेस P1 को लिखा। प्रोसेस P1 का बर्स्ट टाइम कितना है, 4 मिली सेकेंड। तो यहाँ पे मैंने प्रोसेस P1 को रन करा दिया, अलॉट करा दिया, CPU अलॉट हो गया इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी देखनी है। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम देखेंगे कि कौन सी प्रोसेस की प्रियोरिटी सबसे ज़्यादा हाई है। तो मैंने यहाँ पे बोला कि प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हाई किसकी है, हाई प्रियोरिटी का प्रोसेस थर्ड है। तो अब अगला प्रोसेस कौन सा आएगा जिसको CPU अलॉट होगा, दैट इज P4। P4 के लिए बस टाइम कितना है, 17। तो यहाँ पे P4 17 इसमें ऐड कर दीजिए, कितना बचा, 17 + 4 दैट इज 21। नेक्स्ट प्रियोरिटी कितनी है, नेक्स्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे ये थर्ड, तीसरी से ऊपर ये फोर्थ भी है तो ये हाई प्रियोरिटी इसमें हो जाएगा, 3 नहीं होगा, 4 इज़ द हाई प्रियोरिटी। जो नंबर सबसे ज़्यादा बड़ा है उसकी प्रियोरिटी हाई है। तो यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ये वैल्यू है यहाँ पे P3, क्योंकि P3 में क्या है, प्रियोरिटी हाई, नंबर जितना ज़्यादा बड़ा है वो हमने एज्यूम किया है, हायर द नंबर हायर द प्रियोरिटी। तो P3 सबसे ज़्यादा है तो हम यहाँ पे P3 करेंगे और P3 को कितना चलाना है, 15। 14 + 15 कितना होगा, दैट इज 19। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर पे सेकेंड प्रियोरिटी किसकी होगी, 3। फर्स्ट प्रियोरिटी ये फर्स्ट प्रियोरिटी हो गई, देन सेकेंड प्रियोरिटी थर्ड की हो गई। इसमें कितना चलाना है हमें, 17। तो 19 में 17 ऐड करिए, 7 और 9 16, ये हो गया 16 और मतलब कितना, 19 और 17 36, ये हो गया हमारा 36 पे हम यहाँ पे पहुँच गए 17 पे। तो ये P4 हमने यहाँ पे लिख दिया, इसमें 17 हमने यहाँ पे ऐड किया और ये हमारा P4 हो गया, सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी थी। देन थर्ड प्रायोरिटी नंबर पे आता है 2, इसको हम ऐड करेंगे, थर्ड प्रायोरिटी इसकी लेते हैं तो इसमें आता है 2 और ये कितनी वैल्यू है, इसके बस टाइम कितना है, 10। तो 36 के बाद इसमें हम 10 और ऐड करेंगे, दैट इज 46 और ये हो गया प्रायोरिटी नंबर, प्रोसेस नंबर 2। तो इस तरीके से हमने देखा ये 4 प्रियोरिटी हमारे पास, 4 प्रोसेस हमारे पास गिवन थे। हमने जो हमें ध्यान रखना है इस प्रियोरिटी शेड्यूलिंग में सबसे पहले इसका क्राइटेरिया प्रियोरिटी है, प्रियोरिटी पे फोकस किया जाएगा। इसमें मोड नॉन प्रीएम्प्टिव मोड रहेगा, नॉन प्रीएम्प्टिव मोड इसमें नहीं चलता। देखते हैं कि कैसे हमें जैसे ही हमारा एक गैंट चार्ट बन गया है तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि इसमें कंप्लीशन टाइम निकालना है।
कंप्लीशन टाइम के बाद हम TAT निकाल लेंगे, देन हमें क्या वेटिंग टाइम निकालना है और उसके बाद हम रिस्पांस टाइम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा कि कंप्लीशन टाइम कैसे निकालते हैं। कंप्लीशन टाइम निकालने के लिए सबसे पहले आप देखो कि प्रोसेस P1 कब कंप्लीट हो रही है। प्रोसेस P1 कंप्लीट हो रही है एट टाइम t इक्वल टू 4 मिली सेकेंड पे। प्रोसेस P2 कब कंप्लीट हो रही है? प्रोसेस P2 हो रही है 46 पे, तो यहाँ पे 46 लिख दो कंप्लीशन टाइम। P3 कब कंप्लीट हो रहा है? P3 19 पे कंप्लीट हो रहा है। देन P4 कब कंप्लीट हो रहा है? P4 36 पे कंप्लीट हो रहा है। एक बार आपके पास कंप्लीशन टाइम आ जाता है तो आप टर्न अराउंड टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि टर्न अराउंड टाइम के लिए फार्मूला क्या बताया था? टर्न अराउंड टाइम के लिए फार्मूला बताया था दैट इज CT माइनस AT, CT माइनस AT। तो CT की वैल्यू हमें पता लग गई है, AT कितना है 0 प्रोसेस P1 के लिए, तो TAT कितना हो जाएगा 4 माइनस 0 दैट इज 4। टर्न अराउंड टाइम 46 माइनस 2 दैट इज 44, 19 माइनस 1 दैट इज 18 और 36 माइनस 4 दैट इज 32। ये हो गया हमारा टर्न अराउंड टाइम। अगर अब मुझे चाहिए वेटिंग टाइम, तो वेटिंग टाइम निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, वेटिंग टाइम के लिए फार्मूला बताया था टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो बर्स्ट टाइम कितना है? टर्न अराउंड टाइम मैंने निकाल लिया बर्स्ट टाइम, तो प्रोसेस P1 के लिए वेटिंग टाइम कितना निकलेगा 4 माइनस 4 दैट इज 0। प्रोसेस P2 के लिए बस वेटिंग टाइम कितना आएगा 44 माइनस 10 दैट इज 34, 18 माइनस 15 दैट इज 3 एंड 32 माइनस 17 ये कितना होगा 32 माइनस 17, 32 माइनस 17 दैट इज 15 ये यहाँ पे आ गया वैल्यू 15। तो हमने ये इस तरीके से सारी वैल्यू निकाल के देख ली। वेटिंग टाइम, रिस्पांस टाइम कैसे निकालेंगे? रिस्पांस टाइम निकालने के लिए फार्मूला डायरेक्ट आप लिख सकते हो रिस्पांस टाइम का कि प्रोसेस ये फर्स्ट टाइम CPU कब अलॉट हुआ प्रोसेस को, द टाइम एट विच CPU अलॉटेड फर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो इसका फार्मूला हो जाएगा द प्रोसेस द टाइम एट विच CPU allotted फर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। ये इसका हो गया फार्मूला। तो अब यहाँ पे रिस्पांस टाइम P1 के लिए पहली बार कब मिला इसको CPU 0 पे, और अराइवल क्या था 0, तो रिस्पांस टाइम 0। प्रोसेस P2 को CPU फर्स्ट टाइम कब मिल रहा है 36 पे, और इसका अराइवल कब हो रहा था 2 पे, तो इसका रिस्पांस टाइम कितना हुआ 32 माइनस 2 दैट इज 30। प्रोसेस P3 के लिए क्या है 3, प्रोसेस P3 के लिए रिस्पांस टाइम कितना होगा P3 के लिए फर्स्ट टाइम कब मिल रहा है, फर्स्ट टाइम P3 के मिल रहा है 4 पे, तो इसका रिस्पांस टाइम कितना हुआ फर्स्ट टाइम द टाइम एट विद द CPU अलॉटेड फर्स्ट टाइम दैट इज 4 माइनस अराइवल। तो P3 के लिए 4 माइनस अराइवल 1 है, तो हमारे पास कितना हो गया 4 माइनस 1 दैट इज 3। और लास्टली P4 के लिए द फर्स्ट टाइम CPU कब अलॉट हुआ 19 पर, तो हमने 19 माइनस कितना करना है इसका अराइवल टाइम 4, 19 माइनस 4 दैट इज 15। तो यहाँ पे ये इनका रिस्पांस टाइम निकल के आ गया। रिस्पांस टाइम P2 के लिए एक बार चेक करते हैं। P2 फर्स्ट टाइम हमें कब मिला 36 पे, तो 36 माइनस अराइवल टाइम 2 दैट इज 36 पे P2 मिला था, देखिए 36 पे मिला था, और इसका कितना अराइवल टाइम 2 है, तो 36 माइनस 2 दैट इज 34, यहाँ पे 34 होगा। अब ये एक बार फाइनली देख लीजिए, ये सिंपल सा प्रोसेस है, एक मैं समराइज कर देता हूँ। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में इसका क्राइटेरिया प्रायोरिटी होता है, हम प्रोसेस की प्रायोरिटी चेक करेंगे। इसका जो मोड होता है वो नॉन प्रीएम्प्टिव मोड होता है, और यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है, जो पहली प्रोसेस आएगी, जो फर्स्ट प्रोसेस आएगी, वो बिना प्रायोरिटी के CPU अलॉट हो जाएगा उसको, उसके बाद हम प्रायोरिटी चेक करेंगे। इसके बाद अगर कोई फर्स्ट प्रोसेस के लिए अराइवल टाइम सेम होता है कि नहीं दो प्रोसेस का, तब उसी केस में हम यहाँ पे प्रायोरिटी स्टार्टिंग में चेक करेंगे। तो ये था हमारा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के लिए कंप्लीट वीडियो। होपफुली आपको पसंद आया होगा। इसको शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।